जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से यूपी पीसीएस की इस प्रीवियस ईयर की सीरीज में। तो दोस्तों, हम यूपी पीसीएस के 2020 के क्वेश्चन पेपर को डिटेल से एनालाइज कर रहे हैं, जिसके अभी तक लगभग 3 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं, जिनमें हमने लगभग 90 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है। यूपी पीसीएस 2020 के क्वेश्चन पेपर से संबंधित यह जो वीडियो है वह लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम संपूर्ण यूपी पीसीएस 2020 के क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट खत्म कर लेंगे। जो भी क्वेश्चन आज बच गए हैं उनको आज इस वीडियो में समाप्त कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम आज का सेशन आरंभ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 91 है दोस्तों, वह करंट अफेयर से संबंधित है। करंट अफेयर के क्वेश्चन को हम वीडियो में अटेम्प्ट नहीं करेंगे, ठीक है, उन्हें स्किप कर देंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो यूपी पीसीएस का जो एग्जाम होगा वह नए करंट अफेयर की डिमांड करता है, ठीक है। चूंकि हम 2020 का क्वेश्चन पेपर एनालाइज कर रहे हैं, तो ये 2020 का करंट अफेयर दे रखा है, जो कि आपके किसी काम का नहीं है। इसलिए दोस्तों, जो भी क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे हम उन्हें स्किप करेंगे। हम सिर्फ इस वीडियो में स्टैटिक क्वेश्चन को ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसके पूर्व जो 3 वीडियो आई हैं उनमें आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। आज का जो वीडियो है उसमें आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 92 है, वह कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दी गई कूट से सही उत्तर का यानी कि राइट आंसर का चयन करना है, ठीक है। एक तरफ सूची 1 दी हुई है, ठीक है। सूची 1 में राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क का वर्णन दे रखा है, और सूची 2 में दोस्तों उन नेशनल पार्क से संबंधित राज्य या स्टेट का वर्णन दिया हुआ है। तो दोस्तों, इंद्रावती जो नेशनल पार्क है वह कहाँ आपको देखने को मिलता है, तो यह आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिल जाएगी। वहीं मोलेम की बात करें, जो मोलेम नेशनल पार्क है यह आपको गोवा में देखने को मिल जाएगा। कलेसर जो नेशनल पार्क है वह कहाँ आपको देखने को मिलेगा, तो यह आपको हरियाणा में देखने को मिल जाएगा। अब बेतवा जो है नेशनल पार्क नहीं है, ठीक है। बेतवा, ये यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है दोस्तों, इसकी जगह बेतला होना चाहिए, ठीक है। बेतला होना चाहिए, ठीक है। बेतला नेशनल पार्क आपको झारखंड में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार जो दोस्तों राइट आंसर होगा वह हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, इंद्रावती जो नेशनल पार्क है आपको छत्तीसगढ़ देखने में मिलेगा, ठीक है। मोलेम नेशनल पार्क है गोवा में देखने को मिलेगा। कलेसर जो नेशनल पार्क है वह हरियाणा में स्थित है, और बेतवा या बेतला जो भी नेशनल पार्क है, ठीक है, वह झारखंड में स्थित है। आपको बेतला याद रखना है, बेतवा नामक कोई नेशनल पार्क नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 93 है, वह कह रहा है कि सुपोषण यानी कि यूट्रिफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है कि यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, जो कि अपने आप में सही है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है, यह भी स्टेटमेंट सही है। इस प्रकार दोस्तों जो हमारा राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि हमें राइट आंसर का चयन करना है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट हमारा सही है। देखिए दोस्तों, नदियों, झीलों और तालाबों के जल में अजैविक और जैविक पोषक तत्वों के सांद्रण में वृद्धि होने से सुपोषण हो जाता है। अब बात करें कि जो नदियों या झील या तालाबों में अजैविक और जैविक पोषक तत्व आता का है, तो दोस्तों जो कारखाने होते हैं, कारखानों से जो वेस्ट निकल रहा होता है वह नालों के थ्रू नदियों में जाता है, झीलों में जाता है, ठीक है। वही सब जाकर नदियों में मिल जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण पोषक तत्वों के सांद्रण में वृद्धि हो जाती है और सुपोषण की घटना आपको देखने को मिलती है। जिससे क्या होता है दोस्तों, इससे जल में शैवालों की संख्या अत्यधिक बढ़ जाएगी। अब देखो दोस्तों, जल में शैवालों की संख्या बढ़ गई तो अत्यधिक शैवाल जो है वह अत्यधिक ऑक्सीजन की भी तो मांग करेंगे। तो इस प्रकार जो जल में घुलित ऑक्सीजन है उसकी मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि शैवालों की संख्या बढ़ गई, लेकिन ऑक्सीजन तो एक फिक्स अमाउंट तक ही है। तो जब शैवाल ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड करेंगे तो जल में जो घुली हुई ऑक्सीजन है दोस्तों उसकी मात्रा कम हो जाएगी, जिससे जो जलीय जीव है वह मरने लगते हैं और आपको एक डेड जोन जैसी स्थिति देखने को मिल जाती है। कौन सी स्थिति देखने को मिलेगी, तो डेड जोन जैसी स्थिति देखने को मिलती है, ओके। यहाँ पर जो डेड जोन का विस्तार होता है उसी के परिणाम स्वरूप कुछ टाइम पश्चात यहाँ से दुर्गंध युक्त सड़न भी पैदा होने लगती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 94 है, वह कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ घटनाएं दी हुई हैं जिन्हें हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर की हम बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ कब किया गया, तो 1973 में किया गया। वहीं प्रोजेक्ट हाथी की हम बात करें तो इसका आरंभ 1992 में किया गया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई, तो 1972 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। वहीं जैव विविधता जो अधिनियम है यानी कि बायोडायवर्सिटी एक्ट है, इसकी शुरुआत 2002 में की गई थी। इस प्रकार दोस्तों हमें नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले जो घटना घटी वह घटी है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की। सेकंड नंबर पर प्रोजेक्ट टाइगर है और थर्ड नंबर पर है प्रोजेक्ट हाथी, फोर्थ नंबर पे है जैव विविधता अधिनियम। तो हमारा जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए
वन्य जीव जो संरक्षण अधिनियम है वो कब आता है? 1972 में आता है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आता है। वहीं प्रोजेक्ट हाथी की बात करें तो 1992 में आता है। और जैव विविधता अधिनियम है वह कब बनता है? तो 2002 में। क्वेश्चन नंबर 95 इज, एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाता है? बायो जियो केमिकल साइकिल कहलाता है, यानी कि जैव भू रसायन चक्र। इस प्रकार जो राइट आंसर होना चाहिए वह होगा ऑप्शन ए। पारितंत्र से पोषक तत्व कभी समाप्त नहीं होते। इस बात को आप याद रखिएगा कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र से जो पोषक तत्व होते हैं ना दोस्तों, वह कभी भी समाप्त नहीं, तो ये बार बार पुनर्चक्रित होते हैं। ठीक है। जैविक तथा अजैविक तत्वों का संचरण जीव मंडल, वायुमंडल, जल मंडल तथा स्थल मंडल में कई बंद तंत्रीय चक्रों द्वारा होता है। एक पारितंत्र में विभिन्न घटकों के माध्यम से पोषक तत्व की गतिशीलता को ही जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। जैव भू रासायनिक चक्र के अंतर्गत जल चक्र आता है, नाइट्रोजन चक्र आता है, फास्फोरस चक्र आता है और सल्फर चक्र आता है। आपको यह याद रखना है कि जैव भू रासायनिक चक्र में क्या क्या शामिल होता है। तो जल चक्र देखने को मिलेगा, नाइट्रोजन चक्र देखने को मिलेगा, फास्फोरस चक्र और सल्फर चक्र आपको देखने को मिल जाते हैं। और इस तत्व को भी, इस फैक्ट को भी याद रखिएगा कि पोषक तत्व हमारे पारितंत्र में कभी भी समाप्त नहीं होते, इनका बार बार पुनर्चक्रण होता रहता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 96 है वह कह रहा है कि हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का जो औसत तापमान है वह कितना हो जाएगा? तो -18 डिग्री यह हो जाएगा, यानी कि -18 डिग्री जो सेल्सियस है इसका राइट आंसर होगा। हरित गृह प्रभाव, ठीक है। हरित गृह प्रभाव जो है वह एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है, ठीक है, जिसके द्वारा किसी ग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें जो है वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती हैं। ठीक है। यदि हरित गृह प्रभाव ना हो दोस्तों, तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ पर जो पृथ्वी पर बहुत अधिक ठंड की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है। जो हम अभी गर्मी फील करते हैं ना, तो वह हम फील नहीं कर पाते। ठीक है। यह हरित गृह प्रभाव का ही एक इफेक्ट है कि हमें गर्मी महसूस होती है, क्योंकि जो पृथ्वी से दीर्घ विकिरण उत्पन्न होती हैं, तो हमारा जो हरित गृह प्रभाव एक ऐसा आवरण तैयार कर देते हैं कि वह जो दीर्घ विकिरण है वह वातावरण को पार करके नहीं जा पाती और हमारे एनवायरनमेंट को गर्म करने में सहायक साबित होती है। आइए जानते हैं आगे कि इन हरित गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन आदि गैसें शामिल होती हैं। इन हरित गैसों के अभाव में पृथ्वी का जो औसत तापमान हो जाएगा दोस्तों -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। देख लीजिए दोस्तों कितना माइनस डिग्री हो जाएगा, -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यानी कि समझ रहे हैं, 0 डिग्री से भी कितना का -18 डिग्री सेल्सियस। सोच सकते हैं कि कैसी स्थिति हो जाएगी। और आपको यह भी याद रखना चाहिए कि जो हरित गैसें हैं उनमें क्या क्या शामिल होता है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होता है, जलवाष्प शामिल होता है, मीथेन होता है। इसके अतिरिक्त इसमें नाइट्रस ऑक्साइड भी शामिल होता है। ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड जो है वह शामिल होती है, याद रखना है आपको। ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 97 है वह कह रहा है कि समुदायों यानी कि जो समुदायों का पूर्ण क्रम है जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है वह क्या कहलाता है? तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, वह सीयर कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के अनुक्रमों की संक्रमणकारी अवस्थाओं को सीयर कहा जाता है। यह आप याद रखिएगा, जो पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के जो अनुक्रम है उसकी संक्रमणकारी अवस्थाओं को ही सीयर कहते हैं। यह पारिस्थितिकी तंत्र के श्रृंखलाबद्ध क्रमिक विकास को भी दर्शाता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त यह क्रमिक विकास प्राथमिक अनुक्रम से शुरू होकर अंतिम अनुक्रम अर्थात जलवायु चरम तक होता है, जबकि लंबी अवधि में समय के साथ किसी पारिस्थितिकी समुदाय के प्रजातीय संरचना का क्रमशः बदल जाना पारिस्थितिकी अनुक्रम कहलाता है। आपको यह भी याद रखना है कि जब किसी लंबी अवधि में, ठीक है, समय के साथ किसी पारिस्थितिकी समुदायों के प्रजातीय संरचना में यानी कि उस प्रजातीय की जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ बदलाव आ जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? हम पारिस्थितिकी अनुक्रम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वह है क्वेश्चन नंबर 98। वह कहता है कि पोषकीय यानी कि सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो आपको यहाँ बताना है कि जो सस्टेनेबल पर्यटन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो दोस्तों यह होता है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट होगा, कि सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण को मैनेज करना यानी कि प्रबंध करना। ये देखिए दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। यहाँ पुष्कीय जो पर्यटन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखना। ठीक है। बनाए रखने के साथ साथ ही पर्यटन और पर्यावरण का मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध करना भी है। अब जानते हैं बटलैंड कमीशन कब आया है? बटलैंड कमीशन 1987 में आता है, जिससे सतत पर्यटन की अवधारणा विकसित हुई। आपको यह जरूर याद रखना चाहिए कि जो सतत पर्यटन की जो अवधारणा है वो किससे निर्मित हुई है? तो बटलैंड कमीशन द्वारा निर्मित की है। और यह बटलैंड कमीशन कब आता है? तो 1987 में आता है।
क्वेश्चन नंबर जो हमारा 99 है वह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं। दोस्तों देखिए यहाँ पे ग्रीन हाउस से संबंधित सेकंड क्वेश्चन, तो आपको ये समझ आना चाहिए कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप ग्रीन हाउस गैसेस पे अपनी पूरी तैयारी करके रखिएगा, ठीक है, ताकि इससे संबंधित कोई क्वेश्चन यूपीपीसीएस में आता है तो आप उसे जरूर टैकल कर सके। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। जो प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैसें हैं उसमें कौन कौन शामिल होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड आता है, मीथेन आता है, ओजोन आता है, ठीक है। जबकि कृत्रिम रूप से पाई जाने वाली जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वह कौन कौन सी है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ठीक है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन है, ठीक है। नाइट्रोजन जो ऑक्साइड है वह जीवाश्म ईंधन जैसे डीजल या कोयले के दहन के फलस्वरूप हमें प्राप्त होती है। तो आपको यह याद रखना है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं एनवायरमेंट में वो दो प्रकार से उत्पन्न होती है। एक होती है, ठीक है, प्राकृतिक। प्राकृतिक में कौन कौन सी सम्मिलित है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन। अब सेकंड नंबर पे जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं वो कृत्रिम, यानी कि जो मानव द्वारा निर्मित की जा रही है या फिर मानव द्वारा चाहे अनचाहे पैदा की जा रही है, ठीक है। तो उसमें सम्मिलित है नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरो कार्बन। अब नाइट्रोजन ऑक्साइड किस प्रकार पैदा हो रहा है, तो जो जीवाश्म ईंधन है लाइक जैसे डीजल है, कोयला है, उसका जब मानव उपयोग करता है तो उसके दहन के परिणाम स्वरूप नाइट्रोजन ऑक्साइड का उद्भव या उद्गम होता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 100 हमारा कह रहा है कि सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशनल जो एनवायरमेंट है, इनकी परिचालन पर्यावरण जो है वह पर्यावरण का अंश नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो पर्यावरण के वर्गीकरण में क्या क्या शामिल होता है, उसमें शामिल होता है भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण और जैविकीय पर्यावरण, पर्यावरण के वर्गीकरण में सम्मिलित हो जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, समानतः पर्यावरण के अंतर्गत भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण और जैविकीय पर्यावरण आते हैं, ठीक है। जबकि परिचालन जो पर्यावरण है इसके अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 101, पारिस्थितिकी संक्रमण की जो अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, बिनेट द्वारा पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा सर्वप्रथम दी गई थी, यानी कि इकोलॉजिकल ट्रांजिशन की। जो पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा है दोस्तों उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो बेनेट द्वारा इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। वास्तव में पारिस्थितिकी जो संक्रमण है, ठीक है, वह क्या है, वह दो वायुओं के बीच एक संक्रमण क्षेत्र है, ठीक है। जब दो वायुओं के मध्य जो संक्रमण क्षेत्र पैदा होता है उसी को हम पारिस्थितिकी संक्रमण कहते हैं, यानी कि इकोटोन कहते हैं, ठीक है। जहां दो समुदाय मिलते हैं और एकीकृत विकास करते हैं। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि ठीक है, एक तरफ जल है, ठीक है, एक तरफ स्थल लैंड है, तो इन दोनों के बीच में आपको दलदली एरिया मिलेगा, ठीक है, दलदली एरिया मिलेगा, ठीक है। यही दलदली जो क्षेत्र है, ठीक है, वह क्या है, वह आपका क्या है, वह आपका इकोटोन है, यानी कि पारिस्थितिकी संक्रमण क्षेत्र कहलाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये टॉपिक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 102 है वह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है। तो यहाँ पे फर्स्ट में समुद्र जल का स्तर बढ़ना है, ठीक है, हिमनद का पिघलना है, बीमारियों का फैलना है और प्रवाल भित्ति का जो विरंजन होना है, ठीक है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो हमें सही कूट का चुनाव करना है, ठीक है, सही उत्तर का चुनाव करना है। तो दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उन सभी के यह परिणाम देखने को मिलते हैं, ठीक है। इस प्रकार जो हमारा चारों ऑप्शन है वो सही हो जाते हैं, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं। वर्तमान में मानवीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न ग्रीन हाउसेज गैसेस, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन ग्रीन हाउसेज गैसेस से ही संबंधित है, डायरेक्ट ना सही तो इनडायरेक्ट लिंक है, ठीक है। तो मानव गतिविधियों के कारण जो उत्पन्न ग्रीन हाउसेज गैसें हैं उसमें वृद्धि के प्रभाव स्वरूप पृथ्वी के जो दीर्घकालिक औसत तापमान है उसमें वृद्धि हो गई, बढ़ोतरी हो गई उसमें, ठीक है। उसी को हम क्या कह देते हैं, उसी को कह देते हैं वैश्विक तापन, ठीक है। वैश्विक तापन के प्रभाव निम्नलिखित हो सकते हैं, जैसे कि समुद्र में, ठीक है, समुद्र जल स्तर का बढ़ना, इसके अलावा दोस्तों हिमनद का पिघलना, बीमारियों का फैलना, प्रवाल भित्ति का विरंजन होना, नदियों में बाढ़, वर्षा प्रतिरूप में परिवर्तन, ठीक है, वर्षा के प्रतिरूप में भी परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, प्रवसन में वृद्धि, प्रवसन मतलब माइग्रेशन, एक स्थान से दूसरे स्थान में लोगों का जाना, ठीक है, वह माइग्रेशन कहलाता है, उसमें वृद्धि हो जाना, ठीक है। समुद्र जल का स्तर बढ़ेगा तो इससे क्या होगा दोस्तों, इससे बाढ़ की समस्या आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ इससे आइलैंड के डूबने की संभावना भी बढ़ सकती है, ठीक है। हिमनद अगर पिघलेंगे तो हिमनद के पिघलने से क्या होगा दोस्तों, हिमनद यदि पिघलता है तो उससे नदियों में जल की मात्रा बढ़ेगी, ठीक है, नदियों में जल बढ़ेगा,
ठीक है। नदियों में यदि जल बढ़ेगा तो उससे क्या होगा कि समुद्र के जल स्तर का बढ़ना शुरू हो जाएगा, मतलब विशियस साइकिल आरंभ हो जाएगा, ठीक है। अब जब जल का समुद्र, जब जो जल है, ठीक है, समुद्र का जो जल स्तर है, सॉरी थोड़ी टंग फिसल रही है, ठीक है, जो समुद्र का जो जल स्तर है जब वो बढ़ेगा तो दोस्तों उससे क्या होगा, बाढ़ आएगी और आइलैंड डूब जाएंगे, ठीक है। आइलैंड डूबेंगे तो लोगों का क्या होगा दोस्तों, उन लोगों का माइग्रेशन हो गया, इनकी प्रवसन में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, अब हिमनद के पिघलेगा तो क्या होगा, नदियों में बाढ़ की संभावना भी पैदा पैदा होगी, ठीक है। अब मान लीजिए ग्लोबल वार्मिंग होती है तो देखिए प्रवाल भित्ति के लिए ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती, प्रवाल भित्तियों का नष्ट होने लगता है ज्यादा टेम्परेचर होने से, तो इससे प्रवाल भित्तियां भी उसका विरंजन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा अधिक गर्मी होगी तो बीमारियों का भी अत्यधिक फैलना भी आप देख सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 103 है वह कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है तथा नीचे दिए गए कूट से हमें राइट आंसर का चयन करना है। तो फर्स्ट में दे रखा है रियो अर्थ समिट, ठीक है, यानी कि रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन। सेकंड, ब्रेटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन। थर्ड में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन। और फोर्थ में जो दे रखा है हमारा द लिमिट टू ग्रोथ दे रखा है। तो यहाँ पे दोस्तों जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, द लिमिट टू जो ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन है, इसका कब हुआ प्रकाशन, तो 1972 यानी कि सबसे पहले, ठीक है। ब्रंटलैंड आयोग की जो रिपोर्ट है उसका प्रकाशन 1987 में हो गया था। वहीं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो प्रवर्तन है दोस्तों वह कब हुआ, तो 1989 में। यहीं पे आपको मैं एक फैक्ट बता दूं, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वह कब आया, तो 1987 में यह आया। इसका इम्प्लीमेंटेशन 1989 में हुआ है। और दोस्तों यह आया क्यों था, यह ओजोन परत से संबंधित है, ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। फोर्थ जो हमारा रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है वह कब हुआ, 1992 में होता है। क्वेश्चन नंबर 104 इज, वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई। वह प्रतिवेदन क्या था, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह प्रतिवेदन क्या था, अवर कॉमन फ्यूचर वह प्रतिवेदन था, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित जो टॉपिक है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो 4-5 क्वेश्चन प्रतिवर्ष प्री में पूछे जा रहे हैं। आप चाहे तो उठा के प्रीवियस ईयर को देख लीजिएगा। वो अगर बिलीव ना हो तो आप हमारे ही चैनल पर जाकर यूपीपीसीएस की प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस ईयर को देखिए। उसमें आपको हर मतलब हर पेपर में आपको दिख जाएगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। तो दोस्तों इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेना। आइए अब एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। जो हमारा एक्सप्लेनेशन है वह कहता है कि सतत विकास की जो अवधारणा है उसका प्रतिपादन कब हुआ, तो 1987 में ब्रंटलैंड आयोग ने किया, ठीक है। जो सतत विकास की जो अवधारणा है उसका प्रतिपादन 1987 में ब्रंटलैंड आयोग ने किया। ब्रंटलैंड आयोग द्वारा जारी पत्र जो है वह है हमारा साझा भविष्य यानी कि आवर कॉमन फ्यूचर में ही पहली बार सतत विकास शब्द का प्रयोग किया गया। यानी कि आपको यह भी याद रखना है, जो फर्स्ट टाइम जो सतत विकास शब्द का यूज किया गया है वह किस में किया गया, तो अवर कॉमन फ्यूचर में, ठीक है, जो कि ब्रंटलैंड आयोग द्वारा ही जारी एक पत्र था, ठीक है। सतत विकास की जो अवधारणा है उसके तहत क्या होता है, ये भी जान लेते हैं कि सतत विकास की जो अवधारणा है वह है क्या। तो दोस्तों यह वर्तमान पीढ़ी अपने विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करती है कि उसका न्यूनतम क्षरण हो और भावी पीढ़ियों यानी कि जो भावी पीढ़ियां हैं, जो आने वाली हमारी पीढ़ियां हैं, उनके लिए प्राकृतिक संसाधन बचे रहे, वो उससे वंचित ना हो। कहने का तात्पर्य यह है कि दोस्तों हम अपने संसाधनों का इस प्रकार इस्तेमाल करें कि हमारी जरूरतें तो पूरी हो ही उनसे, और वह भविष्य में भी हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बची रहे, ठीक है। इस प्रकार जो सतत विकास के तहत जो है वह पर्यावरण पारिस्थितिकी को संरक्षित रखते हुए विकास किया जाता है। यानी कि जो सतत विकास के तहत क्या होता है कि आपको पर्यावरण को भी मेंटेन रखना है, ठीक है, और उसके साथ डेवलपमेंट भी करना है, डेवलपमेंट भी देखना है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 105 है वह कह रहा है, वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली के लेखक हैं, तो इसके जो लेखक रहे दोस्तों वह थे रेचल कार्सन, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। साइलेंट स्प्रिंग के लेखक रेचल कार्सन है। ये देखिए दोस्तों, जो साइलेंट स्प्रिंग है उसकी लेखिका जो है उसका नाम है रेचल कार्सन। यह पुस्तक 27 सितंबर 1962 को पहली बार प्रकाशित हुई थी। यानी कि कब प्रकाशित हुई जो साइलेंट स्प्रिंग बुक है, 27 सितंबर 1962 को। यह पेस्टिसाइड के दुष्प्रभाव पर आधारित पुस्तक है, ठीक है। रेचल कार्सन जो है वह एक अमेरिकी पर्यावरणविद थी, ठीक है, आपको यह भी याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 106 है वह कह रहा है कि निम्नलिखित में से
कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है। तो आपको यहाँ यह बताना है कि कौन एक जो वन्य प्राणियों की विलुप्ति का कारण नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि होना, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि होना ही वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का एक प्रमुख कारण नहीं है। तो इस प्रकार जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। इसके अलावा दोस्तों, जो प्राकृतिक आवास का नष्ट होना है या फिर जंगलों में आग लगा देना है या फिर वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार करना है, उससे क्या होता है हमारा, उससे वन्य प्राणी जो है वह विलुप्ति के कगार पर पहुंच जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, एक्सप्लेनेशन में वन्य प्राणियों की विलुप्तीकरण का प्रमुख जो कारण है वह प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना है, जंगलों में आग लगना है तथा वन्य प्राणियों का अवैध व्यापार है। क्वेश्चन नंबर जो 107 है हमारा, वह उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित है। तो वह कहता है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा या कौन से विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना यानी कि जो हृदय योजना है उसके अंतर्गत शामिल किया गया है या शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर होना चाहिए वह होगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, जो वाराणसी और मथुरा है उनको हृदय योजना में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, ये देखिए केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार का जो शहरी विकास मंत्रालय है उसके द्वारा नेशनल हेरिटेज सिटी एंड डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना यानी कि जो हृदय योजना है उसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 21 जनवरी 2015 को की गई थी। इस फैक्ट को आप अच्छे से रट जाना कि जो हृदय योजना है वह कब शुरू हुई, तो वह 2015 यानी कि 21 जनवरी 2015 को आरंभ हुई। और किस मंत्रालय ने यह शुरू की थी, तो शहरी विकास मंत्रालय द्वारा यह शुरू की गई थी। इस योजना का जो लक्ष्य दोस्तों वह है देश भर में मौजूद ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण तथा उनका पुनरुद्धार करना। ठीक है, इस योजना के तहत 12 शहरों का चयन किया गया है जिनमें अजमेर, अमरावती, अमृतसर, बादामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, वाराणसी, पुरी, वेलंकन्नी और वारंगल की ऐतिहासिक इमारतों का पुनरुद्धार किया जाएगा। दोस्तों आपको सभी शहर याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यूपी का एग्जाम है तो यूपी से संबंधित शहरों को आप याद रखिएगा कि जो हमारा मथुरा और वाराणसी है इसमें सम्मिलित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 108 है वह कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है। तो अब इसी बात है, जो बायोटेक्नोलॉजी पार्क है वह लखनऊ में स्थित है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो बायोटेक्नोलॉजी पार्क है वह लखनऊ में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र कार्यात्मक बायोटेक्नोलॉजी पार्क है। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश राज्य को फसलों की खेती के तरीके के रूप में जैव प्रौद्योगिकी लाने तथा स्वस्थ जीवन जीने तथा जैव प्रौद्योगिकी उद्योग को बढ़ावा देने के कौशल को समृद्ध करने के लिए सेवा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 109 है वह कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित है। तो दोस्तों 10 शहर उत्तर प्रदेश के स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित है। स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत कब हुई दोस्तों, तो इसकी शुरुआत 25 जून 2015 को हुई थी। ठीक है, इस मिशन का जो उद्देश्य है वह भारत के शहरों में आधारभूत संरचना का विकास करना तथा मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस मिशन के तहत अखिल भारतीय प्रतियोगिता के 4 राउंड के जरिए 100 स्मार्ट शहरों का चयन किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के कितने स्मार्ट शहरों को शामिल किया गया, तो 10 स्मार्ट शहरों को उत्तर प्रदेश के सम्मिलित किया गया है। ठीक है, अब बात की जाए इन शहरों का क्या नाम है, तो लखनऊ है, ठीक है, इलाहाबाद है, मुरादाबाद है, सहारनपुर है, गाजियाबाद है, आगरा है, झांसी है, वाराणसी है, बरेली और कानपुर इसमें सम्मिलित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 110 है वह करंट अफेयर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 110 से लेकर क्वेश्चन नंबर 142 तक करंट अफेयर के क्वेश्चन है जिन्हें हम नहीं करेंगे। ठीक है, उन्हें स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो 143 है वह विविध से संबंधित है। ठीक है, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया गया था, यह क्वेश्चन 143 में पूछा गया। तो भारत में जो मिट्टी बचाओ आंदोलन है दोस्तों वह होशंगाबाद एमपी से आरंभ किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वह होगा ऑप्शन डी। ठीक है, व्याख्या में देख लेते हैं एक बार। भारत में जो मिट्टी बचाओ आंदोलन दोस्तों होशंगाबाद एमपी, यही चीज दे रखी है। ठीक है, कुछ स्पेशल नहीं दे रखा। क्वेश्चन नंबर जो 144 है वह कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में दे रखा है जयंती पटनायक, सेकंड में ममता शर्मा, थर्ड में दे रखा है डॉक्टर गिरिजा व्यास, फोर्थ में दे रखा है डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी। देखते हैं क्वेश्चन में क्या पुट किया गया है। तो दोस्तों आपको इनकी नियुक्ति का जो सही कालानुक्रम है नीचे दिए गए कोड के अकॉर्डिंग चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दोस्तों राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग कब आया, तो भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत 31 जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का एक गठन किया गया। ठीक है, अब राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन एक अधिनियम के माध्यम से किया गया, तो यह एक सांविधिक निकाय है यानी कि कानूनी निकाय है। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्षों का कालानुक्रम देखे तो हम तो जयंती पटनायक का जो कालक्रम रहा है दोस्तों वह कब से कब तक रहा, तो 1992 से लेकर 1995 तक का।
ठीक है। अब बात की जाए, देखो दोस्तों 1992 से ही जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसका कार्यकाल आरंभ हुआ है। तो सबसे पहली जो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष रही हैं वह कौन रही हैं, तो जयंती पटनायक जो फर्स्ट है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट जो इसके अध्यक्ष रहे वह रही वी मोहिनी गिरी, जिनका कार्यकाल 1995 से लेकर 1998 तक था, ठीक है। उसके पश्चात विभा पार्थ सारथी, ठीक है, जिनका कार्यकाल 1999 से लेकर 2002 तक है। वहीं पूर्णिमा अडवाणी का जो कार्यकाल रहा वह 2002 से लेकर 2005 तक रहा, ठीक है। अब बात करें हम रेखा शर्मा जी की, ठीक है, तो रेखा शर्मा वर्तमान समय तक है, ठीक है, 2018 से अभी तक ये बनी हुई है। इसके अलावा हम देख ले एक बार गिरिजा व्यास का कार्यकाल, तो यह 2005 से 8 तक एक बार रही, फिर इनकी पुनर्नियुक्ति भी की गई थी 2008 से लेकर 2011 तक। इसके अलावा जो दोस्तों ममता शर्मा का जो कार्यकाल है वह 2011 से 2014 तक रहा। इसके अलावा ललिता कुमार मंगलम की बात करें हम, तो इनका कार्यकाल 2014 से 18 तक रहा। तो दोस्तों आपको पहला याद रखना चाहिए, मेन इंपॉर्टेंट तो यही है कि पहला जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष थी वह कौन थी, तो जयंती पटनायक आपको याद रखना है, ठीक है। 1992 से लेकर इनका जो कार्यकाल था 1995 तक था। एक आपको लास्ट वाला भी याद रखना चाहिए कि रेखा शर्मा का जो कार्यकाल है वह कब से कब तक रहा, तो रेखा शर्मा वर्तमान समय में भी है और 2018 से यह अपने पद पर बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 145 है वह कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को कथन दूसरे को कारण कहा गया है। कथन में कहा गया है कि सुक्रोज की अपेक्षा जो प्रतीप शर्करा है वह अधिक मधुर होती है। प्रतीप शर्करा को इन्वर्ट शुगर के नाम से भी जाना जाता है। तो सुक्रोज की अपेक्षा जो इन्वर्ट शुगर है वह अधिक मधुर होती है, जो कि अपने आप में सही। ये देखिए दोस्तों, जो कारण में कहा गया कि प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है, तो यह भी सही है। तो इस प्रकार दोस्तों हमें करेक्ट आंसर फाइंड करना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, ठीक है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट यहाँ सही है, लेकिन जो हमारा कथन है यानी कि जो कारण है वह कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ये देखिए दोस्तों, जो इन्वर्ट शुगर यानी कि जो प्रतीप शर्करा है वह सुक्रोज की अपेक्षा अधिक मधुर होती है, ठीक है। इसकी मधुरता का जो कारण है वह फ्रक्टोज द्वारा प्राप्त उच्च मिठास है, ठीक है। आपको यह फैक्ट याद रखना है, जो प्रतीप शर्करा है, ठीक है, ये मीठी किसकी तुलना में ज्यादा होती है, तो सुक्रोज की अपेक्षा ज्यादा मीठी होती है। इसके मीठेपन का क्या कारण है, तो फ्रक्टोज द्वारा प्राप्त उच्चतम मिठास, ठीक है। प्रतीप शर्करा जो है वह ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज का मिश्रण है, यह भी आपको याद रखना है कि जो प्रतीप शर्करा है यानी कि प्रतीप शुगर जो है वह किसका मिश्रण है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। यह सुक्रोज के जल अपघटन से भी प्राप्त होती है, यह भी आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 146 है वह कह रहा है कि लॉकडाउन के दौरान, दोस्तों यह क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से संबंधित है, स्किप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 147 है वह मानव गरीबी सूचकांक की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई थी, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रतिस्थापित किया था, तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, 2010 में प्रतिस्थापित किया गया था। देखिए दोस्तों, जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, ठीक है, वह ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल यानी कि ओपीएचआई तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी द्वारा वर्ष 2010 में विकसित की गई थी, ठीक है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है वह 10 मानकों पर आधारित है। अब ये मानक क्या है, तो पोषण, बाल मृत्यु दर, स्कूल शिक्षा के वर्ष, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास और घरेलू संपत्ति, ठीक है। इन 10 पैरामीटर पर जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है वह उसके पैरामीटर है, ठीक है। इनके आधार पर ही तैयार किया जाता है क्या, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ठीक है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो 2021 के अकॉर्डिंग था उसका स्थान भारत का 66वां था, ठीक है। आपको वर्तमान समय का यह देख लेना है कि 2023 या 24 में कितना यह रैंक रहा, ठीक है। देखिए स्टैटिक के साथ साथ आपको करंट का भी आपको क्वेश्चन कवर करना ही पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ से करंट से कोई, देखिए दोस्तों क्वेश्चन जो पूछा ये वो स्टैटिक से पूछा, लेकिन हो सकता है आपसे करंट का क्वेश्चन भी पूछ ले कि जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, ठीक है, यह किसके द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा यह भी पूछ ले कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, तो वर्तमान रैंक आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 148 है वह कह रहा है कि ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक जारी किया जाता है किसके द्वारा, तो आइए देखते हैं किसके द्वारा यह जारी किया जाता है। तो दोस्तों यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है, इनकी विश्व आर्थिक मंच द्वारा। इस प्रकार जो राइट आंसर होगा हमारा वह होगा ऑप्शन सी। ये देखिए दोस्तों, जो विश्व यात्रा पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक है वह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। वर्ष 2019 में इस सूचकांक में जो भारत था वह 34वें स्थान पर था, जो आपको याद नहीं रखना, ठीक है। आपको वर्तमान समय में यह स्थान याद रखना है कि जो पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक है जो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है उसमें वर्तमान में भारत की रैंक क्या है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक। इसके अलावा दोस्तों यह जो सूचकांक है
वह कुल 140 अर्थव्यवस्थाओं के TNT यानी कि यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धा को मापता है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 149 है वह कहता है कि 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें से महत्वपूर्ण नहीं था? तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी होगा। ठीक है, राजनीतिक एवं विकास उनमें से महत्वपूर्ण नहीं था। देखिए दोस्तों, जो 20वीं सदी के 80 के दशक में के मध्य जो विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई थी। ठीक है, इन पक्षों में प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण, पर्यावरण प्रदूषण तथा जन सामान्य का विस्थापन एवं पुनर्वास पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई थी। ठीक है, इसके अलावा इस चर्चा में जो है राजनीतिक एवं विकास शामिल नहीं किया गया था, यह भी आप याद रखें। ठीक है, आपको बस ये याद रखना है कि जो 20वीं सदी के मध्य है, ठीक है, 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य, ठीक है, विकास का जो नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई थी, तो इन विस्तार से जो जिन पक्षों पर चर्चा की गई उसमें क्या शामिल रहा? तो प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण इसमें शामिल था, पर्यावरण प्रदूषण शामिल था, जन सामान्य का विस्थापन शामिल था और पुनर्वास पर चर्चा को सम्मिलित किया गया था। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 150 है और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और यूपी पीसीएस 2020 के क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है कि सर्वप्रथम जो है, एक सेकंड मिटा लिया जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति यानी कि मार्जिनल मैन की जो संकल्पना है उसका प्रतिपादन किसने किया? तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। रॉबर्ट ई पार्क ने सबसे पहले मार्जिनल मैन की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। देखिए दोस्तों, रॉबर्ट ई पार्क जो है वह अमेरिकन समाजशास्त्री थे। इन्होंने सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति यानी कि मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किया। इन्होंने ही मानव पारिस्थितिकी, नस्ल संबंधों, मानव प्रवास, सांस्कृतिक आत्मसात, सामाजिक आंदोलनों में भी अपनी प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने यूपीपीसीएस 2020 के क्वेश्चन पेपर का डिटेल से एनालाइज कर लिया है। ठीक है दोस्तों, देखो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते तो हमें भी हौसला नहीं मिलता वीडियो बनाने का। ये वीडियो आपके फायदेमंद के लिए लाई जा रही, ना कि हमारे। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि तो मिलते हैं दोस्तों यूपीपीसीएस के अगले PYQ यानी कि 2019 के क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय हिंद।